मैं संतोष कुमार राम सरस्वती कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अब हम आज क्लास 11th के सिविक्स के सेकेंड चैप्टर भारतीय संविधान में लिखा। इसके पहले जो वीडियो में हमने भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के प्रमुख प्रकारों में समता और स्वतंत्रता के अधिकार को विस्तृत से पढ़ा। अब हम आगे जो है भारतीय संविधान के तीसरे अधिकार को विस्तृत से पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो तीसरा अधिकार जो आपका है वो क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद आपको याद आता होगा, तो अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 में क्या किया गया है? इनका उल्लेख किया गया है। पहले से क्या था कि मानव समाज, भारतीय समाज में प्रकार के शोषण होते रहे, जिससे क्या करने के लिए, बचाने के लिए भारतीय संविधान में ये क्या दिया गया? एक प्रमुख मौलिक अधिकार दिया गया, जिसे शोषण के विरुद्ध अधिकार कहते हैं। शोषण से आप आशा समझते होंगे, यदि किसी व्यक्ति से कोई जबरन कराता काम करवाता है और किसी व्यक्ति को कोई बेच देता है, मानव के साथ दुर्व्यवहार करता है, ये सब क्या अपने आप का शोषण हो गया। यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो भारतीय संविधान आपको क्या करता है? अधिकार देता है, या आपका राइट है कि आप अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, यानी कि आप कहाँ पे? हाई कोर्ट में अनुच्छेद 32 का कहाँ पे? हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 का यूज करके, और सुप्रीम कोर्ट में कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 का यूज करके आप इन अधिकारों का कर सकते हैं, अपने आप में बचा सकते हैं। ठीक है, यदि आपका मतलब है किसी भी प्रकार कहीं का और शोषण हो रहा है तो आप अपने शोषण से बच सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं आर्टिकल यानी अनुच्छेद 23 में क्या लिखा गया है। इसमें अनुच्छेद 23 में तो इसमें है बालात श्रम, जबरदस्ती मजदूरी से कहते हैं, बंधुआ मजदूरी, मानव व्यापार या मानव तस्करी। ठीक है, प्रयोग। यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो आप अनुच्छेद 23 का यूज करके आप बच सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद 24 में ये लिखा गया है कि 14 से कम वर्ष, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से शरीर कार्य पर हो गया, यानी कि भारी काम उनसे नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, अब हम देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या देखते हैं? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्योंकि आज तक इतिहास गवाह है कि जहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता नहीं मिली है, वहाँ पे धर्म के नाम पर लोग क्या करते हैं? लड़ते रहते हैं, और इस देश में किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को जो है रहने की इजाजत नहीं दी जाती। जैसे आप देखते हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान एक प्रकार का पंथ निरपेक्ष राज्य नहीं है, लेकिन इंडिया क्या है? एक प्रकार का पंथ निरपेक्ष राज्य है। वहाँ पर राजनीति में क्या देखा जाता है? धर्म देखा जाता है, और यहाँ राजनीति में धर्म नहीं देखा जाता है। अपने यहाँ बोल सकते हैं कि शासन संचालन में यहाँ धर्म से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका मूल अधिकार है। ठीक है, तो हम देखते हैं चौथा अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक में इनका विश्लेषण मिलता है, उल्लेख
मिलता है। तो हम देखते हैं कि अनुच्छेद 25 में क्या लिखा गया है। तो अनुच्छेद 25 में किसी भी धर्म की प्रार्थना, उपासना एवं प्रचार की स्वतंत्रता, प्रचार की स्वतंत्रता, यानी आप चाहें तो किसी भी धर्म के अनुसार आप क्या कर सकते हैं, आचरण कर सकते हैं, प्रार्थना प्रस्तुत कर सकते हैं और उस धर्म का आप जो है प्रचार कर सकते हैं। आप बोलते क्या है, स्वतंत्र है, इसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 26। तो इसमें लिखा गया है धार्मिक मामलों में, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी कि आप जो है धार्मिक मामलों में प्रबंध कर सकते हैं, आप होकर स्वतंत्र है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में है किसी भी विशिष्ट धर्म, ठीक है, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि, की अभिवृद्धि के लिए दिए गए अनुदान पर कर में छूट, यानी जो आपका इनकम टैक्स लगता है, जो आप किसी भी धर्म विशेष में क्या कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तो उस राशि में आपको क्या मिलेगी, कर में आपको छूट प्रदान की जाएगी। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 के अनुसार ये बताया गया है कि किसी भी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक प्रार्थना और धार्मिक शिक्षा और उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। यदि कहीं किसी किस्म जो है स्कूल में, शिक्षण संस्थान में आप चाहें तो वहाँ धर्म की शिक्षा ले सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं ले सकते हैं। आप चाहें तो प्रार्थना में पहुँच सकते हैं, नहीं चाहें तो आप नहीं पहुँच सकते हैं। यदि वो तो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। तो इसमें क्या बताया, किसी भी शैक्षिक संस्थान में, शैक्षिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा प्रार्थना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। इसका आशय ये नहीं, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है और जो गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त स्कूल है, यदि वो जो है शैक्षिक स्कूल है तो वो क्या कर सकते हैं, धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इस काम। तो आगे क्या है आपका, तो आगे हम देखते हैं पांचवा अधिकार। पांचवें अधिकार में क्या वर्णित किया गया है। ठीक है, तो हम देखेंगे पांचवा अधिकार जो आपका है वो मात्र अल्पसंख्यकों के लिए, किसके लिए है, अल्पसंख्यकों के लिए है। ठीक है, तो अनुच्छेद में पांचवा अधिकार देखें तो अल्पसंख्यकों, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार है। क्या ये सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, क्या सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। अनुच्छेद, तो अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 29 से 30 ये इनके लिए दिए गए हैं, ये अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान किए गए हैं। हम अनुच्छेद 29 में देखें,
अनुच्छेद 32 इसमें अल्पसंख्यकों के लिए भाषा एवं संस्कृति संरक्षण का अधिकार यानी वो अपनी संस्कृति और अपनी भाषा को संरक्षित कर सकते हैं, उनका क्या है मूल अधिकार। ठीक, और अनुच्छेद 30 में देखते हैं। तो अनुच्छेद 30 क्या है, इसमें भी ये चीज लिखी हुई है अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थान खोलने की एवं प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये अधिकार उनको दिए गए हैं। ठीक, अब हम आगे देखते हैं जो आपको क्या है अनुच्छेद 32 है, जिसे हम क्या कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको संविधान के जनक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा है, मुझसे पूछा जाए तो मैं बोलूंगा कि सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 है, जो क्या है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसके बिना संविधान शून्य हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में क्या है, इसमें क्या है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक छठवां अनुच्छेद का है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई सरकार आपके 5 अधिकारों का हनन करती है, क्या करती है, आपके 5 अधिकार समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, और शैक्षिक अधिकार, यदि इनमें से किसी भी एक अधिकार का हनन करती है तो आप अनुच्छेद 32 का सहारा लेकर के, कितने का अनुच्छेद 32 का सहारा लेकर के आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। यानी कि उनका उपचार जो है कहाँ पे दिया गया है, अनुच्छेद 32 में दिया गया है। ठीक है, और इसमें हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के द्वारा क्या करते हैं, 5 प्रकार की रिटें जो है दायर करते हैं। कितने प्रकार की रिटें, 5 प्रकार की रिटें जो है क्या करती हैं, वो दायर करती हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या करते हैं, देखते हैं कौन कौन से रिटें हैं। तो नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका आशय यह है कि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, किसी व्यक्ति को अवैध रूप से न्यायालय में बंदी बनाया गया है जिसका कोई दोषी नहीं है, तो ऐसा अधिकार है उस व्यक्ति को या उस व्यक्ति के वकील को या फिर अन्य व्यक्ति को, ठीक है, कि उसके खिलाफ, किसके खिलाफ, न्यायालय में वो याचिका दायर कर सकता है और उसको सशर्त जो है न्यायालय में उपस्थित किया जाता है, और यदि वो दोषी नहीं पाया गया तो उसे क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब हम देखें अगली रिट आपकी, अगली रिट दूसरा आपका ये क्या है, परमादेश। परमादेश
ये रिट सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट तब दायर करते हैं जब कोई व्यक्ति, संवैधानिक प्रक्रिया के कोई अधिकारी जो है अपने मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाता है अच्छे से, और जिससे किसी दूसरे व्यक्ति का मौलिक अधिकारों का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है कोर्ट में परमादेश के द्वारा उसे बुलाया जाता है, जिससे दोषी पाया गया जिसमें उसको पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं तीसरी रिट कौन सी है, उसके बारे में देखते हैं। निषेध अपराध। तीसरी क्या है? निषेध अपराध। इससे आशय यह है, यदि सुप्रीम कोर्ट यदि निचली अदालतें ऐसे मुकदमों को क्या करती है, देखती है, निर्णय लेती है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं, ठीक है, तब ये रिट क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दायर करती है और वो निर्णय जो है बर्खास्त कर दिए जाते हैं, उसके अधिकार क्षेत्र से छीन लिए जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं चौथी रिट आपकी, वो क्या है? उत्प्रेषण। क्या है चौथी? क्या है? उत्प्रेषण। इसमें यदि कोई सरकार या कोई निचली अदालत या आपका उच्च अधिकारी ऐसे कार्य को अपने द्वारा पारित करते हैं, नियम बनाते हैं जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं, तो उनको क्या करती है, सर्वोच्च न्यायालय हाई कोर्ट उत्प्रेषण का उपयोग करके उसके ऊपर अधिकारी को भेज देगा इस रिट का उपयोग करके। अब हम देखते हैं पांचवी रिट आपकी। पांचवी रिट कौन सी है? अधिकार प्रेक्षा रिट। अधिकार कौन सी है? अधिकार प्रेक्षा रिट। प्रेक्षा रिट यह उस समय दायर की जाती है जब कोई सार्वजनिक पद पर ऐसा व्यक्ति नियुक्त कर दिया जाता है तो उसकी योग्यता नहीं रखता। ठीक है, उसकी योग्यता नहीं रखता है, उस समय क्या की जाती है, जारी की जाती है, और यदि व्यक्ति क्या होता है, दोषी पाया गया तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, तो हम आज हमने क्या पढ़ा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार में 5 प्रकार के रिटें पढ़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़िए, समझिए, और आज यहीं तक। धन्यवाद।